यमुनोत्री धाम कपाट खुलने की तिथि तय। 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर खुलेंगे कपाट। चारों धामों का मुख्य पड़ाव है यमुनोत्री। मरीजों की दिक्कत दूर करेगा आयुष्मान योजना का नया पोर्टल। अप्रूवल और क्लेम में नहीं आएगी परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। केदारनाथ के लिए 8 अप्रैल से होगी हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग। 3 साल के अनुबंध के अनुसार इस बार किराए में 5% की बढ़ोतरी की गई। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे का सैंपल फेल पाया गया। जहरीला माइकोटॉक्सिन कीड़े और फंगस, जिसे खाने से बीमार हुए थे 400 लोग। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 1238 नर्सिंग अधिकारियों को 5 मेडिकल कॉलेज व कैंसर संस्थान में दी तैनाती। विभाग ने जारी की सूची। नैनीताल आने वाले वाहनों को चुकाना होगा ज्यादा एंट्री टैक्स। 120 से बढ़कर चार्ज हो सकता है 500 रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा कबड्डी चैंपियनशिप समापन में शामिल होंगे। आज शाम करीब 4:20 पर पहुंचेंगे हरिद्वार, जहां रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार के दौरे पर हैं सीएम धामी। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और साथ ही खिलाड़ियों और गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो आज हरिद्वार के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। युवा कबड्डी चैंपियनशिप समापन में शामिल होंगे सीएम धामी। शाम करीब 4:20 पर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर है सीएम धामी। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या घटने पर शिक्षा मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित होगी। इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं। विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शुरू किए गए नए विषय, विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शुरू किए जाएंगे नए विषय। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित होगी। इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें, विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शुरू किए जाएंगे नए विषय। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी स्कूलों में घट रही है छात्रों की संख्या घटने पर शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित होगी
और इसी के साथ आपको बता दें, इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो छात्रों की संख्या घटने पर शिक्षा मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित होगी। विद्यालयों में जरूरत के अनुसार शुरू किए जाएंगे नए विषय। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है और इसी की जांच के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं, जहां सरकारी स्कूलों में घट रही है छात्रों की संख्या। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को देखते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने ऋषिकेश कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले सभी थानों और चौकियों के प्रभारियों की संयुक्त मीटिंग भी की और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के इस बैठक में निर्देश भी दिए गए। एसएसपी दून ने कोतवाली ऋषिकेश का निरीक्षण कर सभी कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के आदेश दिए हैं। जो भी बात हो पाई है तो कप्तान साहब के जरिए वार्षिक निरीक्षण था। पहला जो प्राथमिक चीज़ें रहती है कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो थाने पर होनी चाहिए, खासकर हमारा जो मालखाना हो या ऑफिस हो, विवेचना रूम हो, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के लिए बैरक या मेस की व्यवस्था हो, तो सभी चीज़ें निरीक्षण के बाद संतोषजनक पाई गई। कुछ चीज़ें मेस को देखते हुए और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बैरक में भी जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, इनको भी थोड़ी और सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसको बताया गया प्रभारी को कि इसको भी करा लें। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह ठीक पाए गए। और दूसरा, कर्मचारियों का सम्मेलन करके भी जो इनकी समस्याएं रहती हैं छोटी मोटी, या किसी को स्थानांतरण को लेकर, किसी को स्वास्थ्य को लेकर या ड्यूटी से संबंधित हो, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ आगामी जो चार धाम की यात्रा है, चूँकि यहाँ के जो स्टाफ है काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से यहाँ पर हैं, ट्रैफिक वाले हों चाहे हमारे स्टाफ है, तो इनसे भी फीडबैक लिया गया कि इस बार चार धाम यात्रा के लिए क्या बेहतर हो सकता है। पिछली बार जो समस्याएं आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उसको कैसे दूर किया जाए और क्या बेहतर और व्यवस्थाएं हो सकती है, इसको देखते हुए निरीक्षण रखा गया था। साथ ही साथ जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अपग्रेड करने की बात है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डिजिटल चीज़ें हो गई। रजिस्टर से ज़्यादा डिजिटल पोर्टल सभी पर हमारे काम चल रहे हैं, खासकर CCTNS पर हो। इसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी अधिकारी जो देख रहे हैं, कर्मचारी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि इसको और अपग्रेड करें, अपडेट करें, जिससे कि जो हमारा सूचनाओं का आदान प्रदान, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट रहें। बाकी जो थाने का निरीक्षण रहा वो संतोषजनक था और काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी भी थी। कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो चीज़ को हिदायत दी गई, जो आगामी 15 दिन में ठीक करने को बताया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईद के दिन बरामद गौवंश अवशेषों के मामले में हुई 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर कोतवाली विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर क्षेत्र से बरामद गौवंश अवशेष मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गौ हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डाक पत्थर बैराज के पास से गौवंश का सिर बरामद हुआ था, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विकासनगर बाजार में अपना आक्रोश प्रकट किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन जाम लगाया, जिसके चलते सप्ताह में दूसरा मामला सामने आने से कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए सभी आरोपी इससे पहले भी गौ हत्या, नशा तस्करी, चोरी और अन्य घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले नदी किनारे गौवंश की हत्या की और
और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां सीएम योगी विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण इतने विशाल और महत्वाकांक्षी आवासीय योजना के निर्माण की ओर अग्रसर है, क्योंकि पूर्णतः सुविधा संपन्न होगी। अनंत नगर आवासीय योजना 785 एकड़ के बृहद क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो रही है, जो कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति व शुद्ध एवं स्वच्छ जल आपूर्ति युक्त होगी। इसके अतिरिक्त ये आवासीय परिसर पूरी तरह से सोलर इनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल व जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी युक्त होगा। 6500 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 लाख की जनसंख्या वाली इस आवासीय योजना द्वारा प्रदेश में रोजगार के लिए असीमित अवसर सृजित होंगे। 8 खंडों में विभाजित इस योजना के 4000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आश्रय मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग के 60 प्लॉट्स में निर्मित होने वाले 10,000 फ्लैट्स में लगभग 50,000 लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के 5,000 भूखंडों से लगभग 20,000 लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,000 फ्लैट्स का निर्माण होगा, जिसमें तकरीबन 15,000 लोगों को आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। हर खंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शॉपिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 130 एकड़ भूमि पार्क योजना विकसित की जाएगी। साथ ही 1 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में तालाब का निर्माण किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर इस योजना का विकास ग्रिड पैनल पर किया जाएगा तथा यातायात को सुगम बनाने के लिए 60 व 45 मीटर चौड़ी सड़क होगी और मिश्रित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का विशेष आकर्षण है 103 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा एजुकेशन हब, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की संपूर्ण सुविधा एक ही परिसर में उपलब्ध है। श्री पी गुरु प्रसाद जी, आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह जी, आयुक्त लखनऊ मंडल डॉक्टर रोशन जैकब जी, पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर जी, जिलाधिकारी लखनऊ समेत वर्चुअली अनंत नगर योजना से जुड़े हुए लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 20 वर्ष उपरांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे लखनऊ वासियों को और आने वाले समय में उन सभी महानुभावों को जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इस बड़ी आवासीय स्कीम को लाने में सफलता प्राप्त की है, और वह भी लखनऊ में जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीक हो, एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड इससे जुड़ती हुई हो, एक इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग के तहत वहां पर एजुकेशन के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी 100 एकड़ से अधिक भूमि आरक्षित की गई हो, और हर एक तबके के लिए वहां पर हाईराइज आवासीय सुविधा के साथ साथ खाली प्लॉट भी उपलब्ध करवाने देने की व्यवस्था वहां पर की गई हो, एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। लोगों को अच्छे आवासीय सुविधा प्राप्त हो, ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो, यह डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में इस दिशा में देश के अंदर बड़े कदम बढ़ाए हैं। आवासीय क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को ला करके इसे अत्याधुनिक स्वरूप देने के साथ साथ समय से पूर्व उपलब्ध करवाना और सस्ते आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना, यह आज की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अनुरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। नई टेक्नोलॉजी में आज दुनिया बदल चुकी है। जो आवास बनाने में पहले हमें एक हाईराइज बिल्डिंग को बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष तक का समय लगता था, आज कुछ ही महीनों में उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है और लोगों को बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अभी 2 वर्ष पहले लखनऊ में लाइट हाउस का एक अच्छा प्रोजेक्ट नगर निगम ने लखनऊ में लागू किया। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित यह योजना थी। कोविड कालखंड के दौरान भी योजना का कार्य बंद नहीं हुआ, निरंतर आगे बढ़ता रहा, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अनंत नगर योजना भी इसी प्रकार से नई तकनीक से युक्त हो, लोगों को अच्छा लेकिन सस्ता आवासीय सुविधा प्राप्त हो, एक हरा भरा आध्यात्मिक वातावरण लोगों को वहां प्राप्त हो, और एक ही स्थल पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, ये शासन की प्राथमिकता है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने समाज के हाई इनकम ग्रुप के लिए आवासीय सुविधा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए दे रहे हैं, तो अत्यंत कम आय वर्ग के उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो सकते हो, उन्हें भी आवासीय सुविधा के लिए यहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन सुविधा वहां प्राप्त हो। एक ही कैंपस में एक इंटीग्रेटेड आवासीय परिसर में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, यह इस अनंत नगर योजना के अंतर्गत किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना में अभी लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में यह आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है।
1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण 60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। EWS LIG श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 3,000 आवास निर्माण की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई गई है और 100 एकड़ में एडुटेक सिटी का भी विकास करना इसमें प्रस्तावित किया गया है। 4,000 आवासीय भूखंडों में 20,000 लोगों को आवासीय सुविधा और 130 एकड़ भूमि में पार्क का विकास भी यहाँ पर इस आवासीय स्कीम में प्रस्तावित किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी देर में स्कीम आई है उतनी जल्दी लोगों के बीच में अनंत नगर योजना वासंती नवरात्रि के अवसर पर आज लॉन्च की जा रही है, यह उतनी ही शीघ्र लोगों के लिए लोकप्रिय होगी। अभी से हम इसकी तैयारी करें और यह आवासीय योजना आम जन के ईज ऑफ लिविंग के लिए तो महत्वपूर्ण होगी ही, साथ साथ हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जरूरतमंद को इस आवासीय योजना में किसी भी प्रकार के मीडिएटर की आवश्यकता न पड़े। तो आवासीय योजना में पंजीकरण का सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। ये आयोजन गांधी रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने की। इस बैठक में 20 से ज्यादा सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने भाग लिया। वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य बनाने की परिकल्पना धूमिल हो गई है, जिससे राज्य की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में नौकरियों के साथ साथ खिलाड़ियों के मेडल भी बिक रहे हैं। हमारी ऐतिहासिक संस्कृति को कुचला जा रहा है और आपस में जाति, धर्म और वर्गों में बांटा जा रहा है। रही बात आपने जो पूछा कि मुंडन किया, सरकार की जो वर्तमान में दमनकारी नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ हमने फौजी संगठन, फौजी होते हुए हमने एक सांकेतिक अपना विरोध जताया है। उसमें हमारे साथ में मेजर संतोष भंडारी भी हैं, जिनको हम अभी घर पे हिमाचल से लेके आ रहे हैं, वो अपने घर पे हैं। तो हम फिलहाल ये 4 लोगों का सांकेतिक, ये पूरे हमारे पूर्व सैनिकों का भी विरोध है। सांकेतिक हमने 4 आदमी ने किया है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात को समझे, सुने और प्रदेश का जो अहित सोचते हैं उनके खिलाफ हमारे पूर्व सैनिक लड़ने को हर पल तैयार है। हम देश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को दबा के आए हैं और यहाँ पे प्रदेश के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो वर्तमान घटनाएं हो रही हैं, बच्चों पे बिना कारण कठोर से कठोर धाराएं लगा करके आत्मबल कमज़ोर किया जा रहा, ताकि हम पीड़ित लोगों की आवाज़ न उठा सकें। ये प्रयास गवर्नमेंट का है। और साथ में तमाम अच्छी बात यह है कि तमाम सर्वदलीय बैठक यहाँ पे बुलाई गई, उसमें समाज सेवी संगठन भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं। सब ने एक साथ इस बात पे उत्तराखंड क्रांति दल का सहयोग करने की और साथ निभाने के लिए वचन दिया है। आज यूकेडी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसमें निर्णय ये निकला है 8 तारीख को एक आक्रोश रैली निकाली जाएगी और यूकेडी के जो 2 युवक सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा बोल लीजिए गिरफ्तार करे गए। देखिए, सबको प्रकरण मालूम है, सबको पता है और लाइव वीडियोग्राफी चल रही थी। उसके बाद भी सरकार का उन्हें जेल में डालना या उनके ऊपर आरोप लगना एक तथ्य दिखाता है कि सरकार किस विचारधारा में चल रही है। हम सरकार को भी क्या बोले, जब उनके साथ जाने वाले नहीं अपने बयान सरकार के दबाव में आके पलट दिए या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो हमारा एक निर्णय ये है कि जो निर्दोष है, अगर आशीष निर्दोष है तो उसे जेल से बाहर लाना चाहिए। अगर यूकेडी को, हमारी उत्तराखंड क्रांति दल को हमारी और यूकेडी को हमारी जरूरत पड़ती है तो अखिल भारतीय करनी सेना पूर्ण रूप से उनका समर्थन करेगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने इस बारे में बात करी थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शेखर चौहान जी, तो उनका भी पूर्णतः समर्थन है। मेरी उत्तराखंड की टीम और मेरी पूर्ण भारत की टीम इस मामले में इनके साथ खड़ी है।
देखिए, निश्चित रूप में मुझे वो दिन याद आ गया कि जब पृथक राज्य की जो लड़ाई चल रही थी उस समय भी इसी तरीके से जो है एक एक करके जो है, क्योंकि कई जगह सरकार द्वारा जिस प्रकार से, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो राजधानी का मसला हो, या जिस प्रकार से कई जगह मुकदमे से पार्शलिटी पक्षपात देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों को जो देखते हुए जो इस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, राज्य आंदोलन की जो राज्य बनाने की मैं कहूँगा कि मातृत्व संगठन था, उसकी पहल पे आज कई सामाजिक संगठनों ने यहाँ पे पहल करी है। तो निश्चित रूप में ये उस दिशा की तरफ है कि हम आके एक मंथन करें और राज्य सरकार को इस बात को समझना होगा कि ये 42 साधनों के बाद ये राज्य बना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में संविदा श्रमिकों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। संविदा श्रमिकों का आरोप है कि संस्थान प्रशासन ने ठेकेदारों को श्रमिकों के हक की धनराशि जारी कर दी है, लेकिन अब तक ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के खातों में धनराशि जारी नहीं की गई है। इसमें कहीं न जो मुख्य नियोक्ता विभाग ही इसमें मुख्य ठेकेदार की भूमिका अगर देखा जाए तो विभाग से ही निभाई जा रही है, क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये परंपरा निरंतर 2014 से चली आ रही है और ठेकेदारों को ये आदत पड़ गई है कि 2014 से जिस प्रकार से हम हर माह सब श्रमिकों का जो कि विभाग से हर महीने साप्ताहिक अवकाश के नाम पर देय होता है, लेकिन ठेकेदार उसको कहीं ना कहीं या तो वो अपने एजेंट उन्होंने बांध रखे हैं कि ठेका भी उन्हीं को मिलता है और हर बार पैसा न देने के बावजूद भी उन्हीं की वाहवाही होती है और श्रमिक निरंतर वही श्रमिक यहाँ पर कार्यरत हैं। और इस बार तो विभाग ने अपना पल्ला झाड़ के उनको भुगतान भी कर दिया, लेकिन उनकी ये मजबूरी बन गई कि एक आदत से बन गई कि हमने ये पैसा तो नहीं देना है तो नहीं देना है। कि गहराई से आप न्यूज़ चैनल का मैं यहाँ पे अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वास्तव में मजदूरों की सुध लेने के लिए आज तक जो राष्ट्रीय मीडिया है वो शुद्ध नहीं ले पा रही है। आप लोग क्षेत्रीय मीडिया बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी श्रमिक आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पे आए और मजदूरों की जो समस्या है उसको हकीकत में जाना। ये समस्या हमारी मजदूरों की समस्या विभाग ने बनाई है। ये विभाग में अराजकता जो फैली हुई है, ये जंगल राज का द्योतक है। जिम्मेदारी विभाग की थी कि इसको पहले तय समय पे निपटाया जा सकता, समझौते पे समझौता किया जा रहा है, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा। हमें मजबूरन हम बैठे नहीं हैं, हमें बैठाया गया है यहाँ पे। अगर ये समस्या समाधान की गई होती तो हम यहाँ पे बैठने के लिए बाध्य नहीं होते। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।